हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास सेवन्थ का चैप्टर चल रहा है सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उसी के हम आगे के और लास्ट के टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स और डाइजेशन इन यूनिसेलर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल जो कि घास खाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो डाइजेशन होता है यानी कि जो पाचन होता है वो किस तरह से होता है। इससे पहले हम कर चुके हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो इंसान है, जो मानव है, उसके अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है और भोजन के पाचन के लिए उसकी बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम लगा होता है और सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और कौन सा पार्ट क्या क्या वर्क करता है। तो वो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट animals like cow or buffaloes constantly keep chewing even when there is no grass in their mouth। तो आपने देखा होगा कि जो गाय और भैंस होती है, ठीक है, वो अक्सर भोजन करने के बाद भी, ठीक है, यानी कि वो चारा वगैरह जब या घास वगैरह जब खा लेती हैं तो उसके बाद भी वो भोजन को चबाती रहती हैं, यानी कि उनका माउथ चलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? द रीज़न बिकॉज दीज एनिमल्स मस्ट च्यू देयर फूड ट्वाइस इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट इट। तो इसका कारण ये होता है कि वो भोजन को दो बार चबाते हैं। एक बार जब वो पहली बार खाते हैं, ठीक है, और दूसरी बार जब वो आराम करते हैं। ठीक है, उस दौरान वो उस भोजन को फिर से अपने माउथ के अंदर लेके आते हैं और फिर से उसको एक बार फिर से चबाते हैं। ठीक है, ताकि जो भोजन है उसका डाइजेशन अच्छे से हो सके। द ग्रास दीज एनिमल्स ईट इज़ रिच इन सेलुलोज। तो जो भी एनिमल्स के द्वारा जो घास खाई जाती है, ठीक है, जो चारा खाया जाता है, एक्चुअल में उसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको कहा जाता है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। अब ये जो सेलुलोज है, जो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको इंसान जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। द प्लांट ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड इन टू स्टेप्स। अब ये जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो घास खाते हैं या चारा खाते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो एनिमल होते हैं वो इस सेलुलोज को या अपने भोजन, जो भी भोजन जो इनके द्वारा लिया जाता है, ठीक है, ये इसको दो स्टेप के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि दो प्रोसेस के अंदर इसको पचाते हैं। देयर स्टमक इज डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर्स, द र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका जो स्टमक है वो चार पार्ट, चार चैम्बर के अंदर डिवाइड होता है। वो चार चैम्बर कौन कौन से हैं? ठीक है, तो डायग्राम के अंदर इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा ईसोफेगस। ठीक है, और ईसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो है ओमेसम, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ओमेसम के बाद यहाँ पे आपको एबोमेसम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये एबोमेसम है, और एबोमेसम के बाद ये र्यूमन का पार्ट है, और फाइनली इट्स अ इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर पार्ट्स हैं वो हम देख चुके हैं। ठीक है, द र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। अब देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द हाफ च्यूड फूड इज swallowed एंड swallowed एंड इट इज़ देन गोज फ्रॉम माउथ टू द र्यूमन, द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। सबसे पहले जब इन एनिमल्स के द्वारा जो भोजन है वो लिया जाता है, यानी कि जब खाया जाता है, तो उस दौरान ये सबसे पहले जो भोजन चबाया जाता है उसको किस में डालते हैं? जो स्टमक का पहला चैम्बर होता है र्यूमन, उसके अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक, हेयर इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इनके द्वारा लिए गए भोजन को सॉफ्ट करने का काम करते हैं और उसको हाफ डाइजेस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उसका कुछ पाचन वो कंप्लीट कर देते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द सेलुलोज। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पर, वो इस फूड को, फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं।
दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड गोज टू द सेकेंड चैम्बर मस्कुलर चैम्बर द रेटिकुलम। उसके बाद र्यूमन से जो फूड है, ठीक है, वो किस में चला जाता है, रेटिकुलम के अंदर, जो कि नेक्स्ट चैम्बर होता है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट होता है स्टमक का, जो कि आप डायग्राम के अंदर इजीली देख सकते हैं। फ्रॉम द रेटिकुलम द फूड इज देन सेंट टू बैक टू द माउथ एज कर्ड। अब ये जो रेटिकुलम होता है, इससे जो भोजन है ये वापस अपने माउथ के अंदर लेके आते हैं, ठीक है, इसको फिर से एक बार चबाते हैं, ठीक है। चूइंग ऑफ द कर्ड इज कॉल्ड rumination and such animals are called ruminating animals or ruminants। अब यहाँ पे जब भोजन को रेटिकुलम से अपने माउथ के अंदर दोबारा लाकर ये भोजन जब चबाते हैं, ठीक है, ये एनिमल्स, तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है रूमिनेशन, ठीक है। इसीलिए इन एनिमल्स को कहा जाता है रूमिनेटिंग एनिमल्स या फिर रूमिनेंट्स। तो काउ, गॉट, बफलोज, शिप एंड बीसन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेटिंग एनिमल्स। तो ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि गाय है, बकरी है, भैंस है, भेड़ है, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, रूमिनेंट एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। ये सभी अपने भोजन को एक बार लेने के बाद फिर से अपने माउथ के अंदर लेके आते हैं, फिर से उसको चबाते हैं, ठीक है। द रीच्यूड फूड इज स्वेलोड फॉर द सेकेंड टाइम। अब फिर इस भोजन को चबाने के बाद वो फिर से अंदर की तरफ ले लेते हैं। After passing the first two chambers of the stomach, it enters to the third chamber, the omasum। उसके बाद भोजन एक दूसरी बार चबाने के बाद कौन से चैम्बर में जाएगा, ओमेसम के अंदर। Here is the food further broken down into smaller pieces and finally enters the fourth chamber, the abomasum। यानी कि ओमेसम के अंदर फिर से इसका डाइजेशन होता है और फिर ये किस में चला जाता है, एबोमेसम के अंदर। एबोमेसम इज द ट्रू स्टमक। हियर ऑल एंजाइम्स एक्ट अपॉन द फूड एंड द डाइजेशन इज फर्दर कैरिड ऑन द कंप्लीटेड इन द इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे फूड का तकरीबन डाइजेशन हो जाता है और फिर जो फूड है वो किस में चला जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, यानी कि भोजन का जो कंप्लीट पाचन है वो इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आर टेकन टू द सेल्स इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे ही फूड का डाइजेशन हो जाता है फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि वो इनके ब्लड के अंदर जाएगा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ठीक है, ग्लूकोज है, तो वो सभी किस में चले जाते हैं, ब्लड के अंदर। तो यही प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन। द सेल ऑक्सीडाइज द फूड टू रिलीज एनर्जी। उसके बाद रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि उन ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, इनको तोड़ा जाता है, इनका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और फिर इनके टूटने से बनती है एनर्जी, ठीक है। और ये सारा जो प्रोसेस है ये चलता है बॉडी के सेल्स के अंदर। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ थ्रोन आउट। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। अमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अमीबा जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप इसको देख सकते हैं, इतना छोटा होता है। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी कि ये एक कोशिका से बना हुआ जीव है, यानी कि इसकी पूरी बॉडी जो होती है वो एक सेल ही होती है। तो इसलिए क्योंकि एक सेल से बनता है इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी इसको कह सकते हैं। अमीबा engulfs tiny particles of food with the help of its false feet pseudopodia। तो ये अपने भोजन को अपनी बॉडी के अंदर यानी कि सेल के अंदर लेने के लिए क्या करता है कि इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है, ठीक है, जिनको कहा जाता है सूडोपोडिया, यानी कि उंगलियों जैसी बनावट बन जाती हैं, जो कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही होगी यहाँ पे ये वाली, ठीक है, इनको कहा जाता है सूडोपोडिया। तो इसकी हेल्प से ये क्या करता है, फूड को अपने अंदर की तरफ ले लेता है। द सूडोपोडिया क्लोज टू फॉर्म ए स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल। अब जैसे ही ये सूडोपोडिया आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो ये फूड को जब अंदर की तरफ लेते हैं तो ये फूड को बीच में रख लेते हैं और फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं फिर से। और अंदर की तरफ क्या बन जाती है, कैविटी बन जाती है, खाली स्पेस बन जाती है जिसके अंदर भोजन होता है।
तो ये जो कैविटी बनती है, ये जो खाली जगह, खाली थैली जैसी आकृति बन जाती है, इसको कहा जाता है फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड होता है। द फूड वैक्यूल मूव्स अराउंड इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो फूड है वो इस वैक्यूल के अंदर ही रहता है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, यानी कि इसके कोशिका द्रव्य के अंदर। हेयर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है कि इसके साइटोप्लाज्म से, यानी कि जो भी आपको ये डार्क ग्रीन जो इसका पार्ट दिखाई दे रहा है, वो सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, या जिसको हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। तो इस कोशिका द्रव्य से कुछ एंजाइम इस वैक्यूल के अंदर, इस फूड वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, इस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड प्रेजेंट है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने का, उसको पाचन की क्रिया कंप्लीट करने का काम करते हैं, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब्ड एंड असिमिलेटेड एंड अमीबा ग्रोन इन साइज। अब जो भी, जैसे ही फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है फूड वैक्यूल के अंदर, तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, अब क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा ब्लड वगैरह सर्कुलेट करने वाला सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य में सीधे तौर से चले जाते हैं और सीधा सेल्स के द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ थ्रोन आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद जो फूड वैक्यूल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये इसके अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर सेकंड है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे चैप्टर थर्ड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।